Hello everybody, how are you? I am Pintu sir. Again welcome to you in this Success Academy official YouTube channel. तो चलो बच्चे, आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने लेसन 1 पोइट्री का जो लेसन 1 है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ओके, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके बारे में आपने अच्छे से जानकारी हासिल की। पोइट्री का थीम्स क्या है ये मैंने बता दिया। पोइट्री में आने वाले सारे वर्ड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सोनेट्स, ये 3 चीज़ की जानकारी मैंने आपको पिछले क्लास में दे दिया है। और अगले क्लास के नोटिफिकेशन के लिए मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि आज के क्लास में आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का सारा शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में 2 मार्क्स का, और सारा शमरी जो कि शमरी 1 है जो पूछता है 5 मार्क्स का, ये सारा चीज़ को आज को बताना है। तो चलिए यहाँ से क्लास आज आपका शुरू किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इस पढ़ाई को एंजॉय करें कि समरी किस तरह से लिखा जाता है और उसका क्या वैल्यू होता है। तो चलिए आज का क्लास यहाँ से शुरू किया जाता है। आज का क्लास स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पार्ट 4 है, ओके। तो पार्ट 4 में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाना है आज, उसका जरा एक शॉर्ट समरी देख लें आप, किस तरीके से पढ़ाना होता है और एग्जाम का क्वेश्चन मॉडल किस तरीके से पूछा जाता है। तो इस सारे चीज़ को देखने के लिए इस वीडियो को देखें। चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि आज आपको 2 टॉपिक बताना है। आपका पहला जो टॉपिक है वो आपका हो जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये जो है आपका वो पूछता है 2 मार्क्स का, ओके, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन देने का, उसमें 3 में से किसी एक को आपको चुनना है और उसका आंसर देना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रूप में। ये आपको पहला टॉपिक हुआ आज के क्लास का। आगे नंबर 2 की बात करते हैं, तो चला देखें नंबर 2 में आपका आता है समरी। क्या आपका हो गया समरी, जो कि ये पूछता है आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो समरी आपको जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसमें 2 रहेंगे, 2 ऑप्शन, जिसमें से किसी एक को चुनना है या किसी एक को बनाना है। तो आज के टॉपिक में आपको 2 चीज़ पढ़ाना है, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर का, और दूसरा कि राइट द समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो चले आज का टॉपिक यहाँ से शुरू किया जाए। सबसे पहले नंबर 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, कि इस चैप्टर में कौन कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे 12th के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है, यह जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हालांकि एक्चुअली मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि इस चैप्टर्स में और भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाया। तो यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चंस को बताया जा रहा है, वही क्वेश्चन को लिखा गया है जो आपको एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, ताकि इस क्वेश्चन को बच्चे पढ़ें, समझें और उसे बनाने के लिए कोशिश करें, उसे लिखने के लिए सीखें कि कैसे क्वेश्चन आंसर को लिखा जाता है। बिकॉज कि आई थिंक कि नोबडी इज स्टैटिक इन द वर्ल्ड। तो आप क्या करें कि किसी भी चीज़ को रटे नहीं, बल्कि जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम्स है, उसे समझें और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू आप वर्क करें, ताकि आपको जो पढ़ाया गया पोइट्री, उस पोइट्री में क्या क्या चीज़ पढ़ाया गया, क्या क्या चीज़ थीम्स था, कौन सी बातें थी, वो सारी बातों को आप अपने लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही लैंग्वेज या किसी किताब का लैंग्वेज या किसी गेस्ट पेपर का लैंग्वेज यूज करें, बिकॉज कि सेल्फ लैंग्वेज इज बेटर देन बुक्स, टीचर्स और एनी अदर लैंग्वेजेस। तो आप अपना स्टाइल यूज करें, हाँ, लेकिन जो कहानी का, जो कविता का थीम्स है वो सेम होना चाहिए। तो इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस में से कुछ खास सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर शो किया गया है, बताया जा रहा है, जिसको आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको ये सीखना होगा कि कैसे इसका हिंदी होता है और किस स्टाइल से हम कहानी को या कविता को, आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को। ये तो आपका हो गया आज का टॉपिक नंबर 1। तो यहाँ पर आप देखें कि स्टार्टिंग में आपका जो यहाँ पर हेडिंग दिया गया है वो क्या है, आपका नंबर 1, जिसका हो गया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस।
तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपका जो पूछता रहता है वो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। आपको 2 नंबर के क्वेश्चन को मैक्सिमम 4 या 5 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 4 या 5, बट अकॉर्डिंग टू द थीम्स ऑफ द पोएट्री और स्टोरी। आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो देखें, करा कि नंबर 1 में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, व्हाई डज द पोएट, हम चाहे तो यहाँ पोएट के यहाँ पर जॉन डन का नाम भी शो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, गो अवे यहाँ पर फ्रेज यूज किया गया जी, गो अवे, दिस इज द फ्रेज, इट मीन्स कि कहीं दूर चला जाना, छोड़ के चला जाना। करा व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, यानी कवि जॉन डन अपनी प्रेमिका को छोड़कर जाना चाहते थे, ऐसा क्यों? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप्स। आंसर देखें, आंसर में कह रहा है कि ही वांट्स, ओके, ही वांट्स, आप इस ही के जगह पर द पोएट या जॉन डन नाम भी सबमिट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा ही वांट्स टू, अब देखिए यहां पर दिया रिहर्स, जिसको आप बोलते हैं रिहर्सल, एडमिस के प्रैक्टिस करना, वही हो गया आपका रिहर्स। कह रहा ही वांट्स टू रिहर्स टू लिव अलोन विदाउट हिज वाइफ, वो चाहते थे, मतलब कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो किस तरह से बिना पत्नी के अपने जीवन को बिताए, अपनी पत्नी के बिना अपने जीवन को बिताना चाहते थे। फिर कह रहा है एज ही नो दैट डेथ इज इनविटेबल एंड इट विल अल्टीमेटली पार्ट, वो जानते थे कि डेथ, जो हर व्यक्ति का मृत्यु है, वो सुनिश्चित है, वो तय है, हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना होता है। बिकॉज कि इट इज सेड दैट कि नथिंग इज इम्पॉसिबल और नथिंग इज स्टार्टिंग इन द वर्ल्ड, ऑल आर ह्यूमन क्रिएचर एंड वन डे ऑल विल डाई एट द सेम टाइम ऑफ हिज टाइम। तो हर व्यक्ति को अपने टाइम के अनुसार मरना होता है। तो उसी कारण क्या है कि यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा जो मृत्यु है वो निश्चित है, तो कुछ ऐसा समय है कि मैं अपनी पत्नी से अलग रह करके जीना चाहता हूँ, ताकि मेरी पत्नी को या एज ए बिलव्ड, माई जो बिलव्ड है, जो मेरी पत्नी है, उसको ये समझ में आए कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, जिसमें से प्यार, विश्वास, हर चीज को समेट के रखना पड़ता है। इट मीन्स कि फाइनली हम कह सकते हैं कि दिस इज द ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन ए हस्बैंड और ए वाइफ, एंड जॉन डन ऑल्सो वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ, then his wife also want to live separately alone। तो इस तरह से हम क्या देखें कि पहला जो आपका क्वेश्चन आंसर है उसका मेन मुद्दा क्या है कि जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़कर इसलिए जाना चाहते थे ताकि उनकी पत्नी कुछ समय अकेले रह करके ये एहसास करे कि अगर मैं किसी दिन मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, तो कैसे वो अपने आप को संभाल करके अकेले रह सके। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरह से क्या है कि आप अपने लैंग्वेज में भी, अपने स्टाइल में भी प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को डील कर सकते हैं, बट द थीम्स एंड कॉन्सेप्ट आर सेम अकॉर्डिंग टू द पोएट्री और स्टोरी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 2। यहां देखिए नंबर 2 में आपका दिया गया है कि व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। कह रहा है कि लेखक का जो लंबा यात्रा है, जो लेखक का लंबा यात्रा है वो किस लिए है और क्यों है, वो क्या बनाता है, हम लोगों के लिए क्या समझाता है, इस बात पर चर्चा करना है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखें यहाँ पर करा डिजायर, आंसर देखें, डिजायर मतलब चाहत, इच्छा, सेंस सोच विचार, एंड शॉर्टर वे आसान रास्ता, छोटा तरीका, टू रिटर्न हिज बिलव्ड विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग the poet wants to say that desire, sense and shorter way to return to his wife, यानी इच्छा, मोह, माया, यही एक ऐसा चीज है, यही एक ऐसा जाल है जो कवि को अपनी पत्नी की ओर वापस खींच के लाता है। और यही जो है ये क्या है, एक ऐसा यात्रा है, एक लंबी यात्रा है जो पति को मजबूर करती है। इट मीन्स कि हर पत्नी ये चाहती है कि उसके पति उसके साथ रहे, लेकिन कभी यहाँ पर जो लंबी यात्रा पर जा रहा है उसे कुछ समय छोड़ करके उसे क्या है कि वो जानता है कि जो पत्नी का मोह है, माया है, इच्छा है, वो मुझे खींच करके एक दिन पत्नी के पास लाएगा। दिस इज नोन एज ए स्पीडियर जर्नी ऑफ दिस पोएट्री। तो चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हो गया।
इसे किस तरीके से लिखना है ये आप घर पे प्रैक्टिस करें। जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया गया, क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया, तो इस क्वेश्चन को आप घर पे 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद उसको क्या करें कि मेरे स्टाइल में या आप अपने स्टाइल में लिखने की कोशिश करें, तब जाकर के आप किसी भी इंग्लिश के आंसर को लिख सकते हैं। बिकॉज कि हिंदी में क्वेश्चन आंसर लिखना आसान होता है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों को, बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश काफ़ी डिफिकल्ट फेस करना पड़ता है, क्योंकि पहले से क्या है कि इंग्लिश का कुछ नॉलेज कम होता है, स्टाइल लिखने का नहीं होता है। तो उन सभी चीज़ को मुद्दा में रखते हुए मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट और आसान लैंग्वेज, ओके, शॉर्ट और आसान लैंग्वेज में यह आंसर को लिखा गया, ताकि आप इस थीम्स को समझें, इस क्वेश्चन को समझें, और अकॉर्डिंग टू माई स्टाइल आप भी क्या करें, इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करें, ताकि आपके पास 2 फायदा हो। पहला फायदा कि जो आंसर रटने की होता है, जो आप रट्टू तोता की तरह उसको रटेंगे, उससे आपको बचना होगा, क्योंकि रटा हुआ चीज़ कोई भी ज़्यादा दिन स्टेबल नहीं होता है। लेकिन आप उसको समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, तो ये आपको क्या परमानेंटली रह सकता है। दूसरा फायदा क्या होगा आपको कि आपका जो स्पोकन स्किल्स है, वर्ड पावर है, आपका ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई होप दैट कि वैसे बच्चे जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं, जिन्हें आंसर लिखना नहीं आता है, डरते हैं, वो डरे नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन से अपने आप को रूबरू करें, उसे फेस करें, और फेस करने के बाद उसे ये देखें कि मैं कितना अच्छे तरीके से इसे लिख पाता हूँ या समझ पाता हूँ। बिकॉज कि यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस फॉर योर सक्सेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन 3 का रहा है आपका यहाँ पे कि व्हाट मेक्स ए मैन्स पावर फीबल। आपको मैंने बताया था कि मैन्स पावर फीबल क्यों होता है। जब पढ़ाया गया था आपको पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये पॉइंट आया था, और साथ ही साथ इस पॉइंट को मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लिखा चुका हूँ, और उसमें बताया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया गया है कि व्हाट मेक्स ए मैन्स पावर फीबल, यानी मैन्स का जो पावर है, कौन सा ऐसा चीज़ है, क्या है जो हमारे इंसान की ताकत को कमज़ोर बनाता है, इंसान को कमज़ोर बनाती है। तो चलिए आंसर देखें नंबर 3 का। नंबर 3 में कह रहा है कि डिसएबिलिटी। आप यहाँ देखिए कि डिसएबिलिटी बनता कैसे है, जो आपका मेन मीनिंग हो गया क्या जी, एबल। अगर हम उसमें डालते हैं प्रफिक्स लिटी तो क्या बन गया, एबिलिटी। अगर डालते हैं सफिक्स तो क्या हो जाएगा, डिस। इट मीन्स कि एबल के आगे सफिक्स के रूप में डिस और प्रफिक्स के रूप में क्या डालते हैं, इलिटी, तो क्या बनता है, डिसएबिलिटी, यानी अयोग्यता। ओके, अयोग्यता। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको आएंगे, जिसको मैं आपको बताने का तरीका कि कैसे वो बनता है, उसका क्या हिंदी होता है कि सफिक्स जुटने पर या प्रफिक्स जुटने पर या दोनों जुटने पर क्या अंतर आते हैं। तो यहाँ दिया गया डिसेबिलिटी मतलब अयोग्यता। कह रहा है डिसेबिलिटी टू ऐड ए मोमेंट, डिसेबिलिटी टू ऐड अ मोमेंट टू हिज हैप्पीनेस। अब यहाँ देखें हैप्पीनेस को मीनिंग को, आपका हैप्पी HAPP बाई होता है, लेकिन लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, नेस, एज ए प्रेफिक्स क्या जोड़ना है, NESS, मतलब उसका देखिए आप यहाँ पर सीखिए वर्ड मीनिंग, एक होता है लेस LESS मतलब कम जाना, एक होता है नेस NESS मतलब बढ़ जाना। तो दिस इज नोन एज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हैप्पी का मीनिंग होता है HAPP बाई, लेकिन नेस को जोड़ने पर आप जानते हो नियम की बाई को पलटा जाता है आई में। तो यहाँ क्या किया मैंने कि बाई को पलट दिया आई में और लगा दिया क्या, NESS, तो क्या बन गया आपका हैप्पीनेस। तो चलिए कह रहा है हिज हैप्पीनेस, आगे बढ़े। एंड फिर कह रहा है अननेसेसरी। हाँ देखें अन, ये मीनिंग आपको अलग से लगाया गया है, और अगर मेन मीनिंग क्या हो गया, नेसेसरी। शाइन, जिसके बारे में लिखा था मैंने, आहें भरना, किसी के इंतजार करना, किसी के लिए तड़पना। एज वेल एज बीपिंग यानी रोना, ठीक है, एज वेल एज बीपिंग मेक ए मैन्स पावर फिबल, यानी डिसेबिलिटी अयोग्यता हो गया। कुछ पल के लिए किसी से खुशी मिलना और किसी के तड़पते हुए दर्द को देखना, आहें भरना, ये सारे चीज़ क्या होता है कि इंसान को कमज़ोर बनाता है,
इंसान की हिम्मत को, उसकी एबिलिटी को डिसेबिलिटी के रूप में चेंज करता है, और यही क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ। यानी फाइनल समझे हम इसको। क्वेश्चन करा है कि व्हाट मेक्स ए मैन्स पावर फिबल, यानी कौन से ऐसे चीजें हैं, कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जो इंसान को फिबल बनाती है, कमजोर बनाती है। तो कह सकते हैं कि हैप्पीनेस ऑफ ए लास्ट मोमेंट या शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम, यानी क्षण भर की खुशी, क्षण भर का प्यार, किसी का मोह माया, पत्नी का आहें भरना, ये सारी बातें ऐसे हैं जो हम मानव को कमजोर बनाती है। ओके, इस तरह से आप देखें कि अब तक का इस चैप्टर का 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2-2 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, अभी मैंने आपको 3 बताया, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दैट कि इन सारे क्वेश्चंस को आज आप अपने नोटबुक पे, कॉपी पे लिखेंगे, उसे समझेंगे, और आई थिंक समझने के बाद अपने स्टाइल से या अपने तरीके से या सेम टू सेम मेरे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका वर्ड पावर, स्पोकन स्किल्स एंड राइटिंग स्टाइल में प्रोग्रेस हो। क्योंकि मैं सोचता हूं कि अभी जो भी बच्चे मेरे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी सीखें, ताकि पढ़ाई के साथ साथ आपका जो आने वाला फ्यूचर है, आपका जो अगला कैरियर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें आप बेहतर कर सके। बिकॉज यू नो अबाउट या यू हियर अबाउट डिस्क्रिप्शन एग्जाम। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आपको कुछ नोट्स दिया जाता है एज लाइक एसे, पैराग्राफ, लेटर राइटिंग, इस तरह का। तो उसके लिए आपके पास वर्ड पावर का होना अति आवश्यक है। मेनी स्टूडेंट्स कैन नॉट सिलेक्टेड in the exams because his spoken skills and writing style is dull from other students. So I hope that you will be perfect in the moment. तो चलिए अब हम यहाँ पर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको मैंने क्लियरली क्वेश्चंस का हिंदी, आंसर्स का हिंदी कर करके एक आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में, आसान मीनिंग के साथ मैंने आपको समझा दिया। बाकी इसको प्रैक्टिस करना, इसे पूरा करना वो आपका काम है। आगे देखते हैं बुक के अनुसार ही, जो आपका टेक्स्ट बुक है रेनबो पार्ट 2, जिसका लेसन 1 कौन है, पोएट्री का लेसन 1, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब यहां पर आ जाइए, आपका दिया गया है, यहां देखें, राइट द एंटोनिम्स। आपको मैंने नन ग्रामर के पार्ट में बताया था कि सिलेबस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, 2 पार्ट्स ऑफ बुक्स एंड 2 पार्ट्स ऑफ ग्रामर्स, एक ग्रामर और नन ग्रामर। तो ग्रामर तो आपका चल रहा है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया टाइम एंड टेंस, उसका प्रैक्टिस करवाया, और फिलहाल अभी चल रहा है वॉइस का लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 होना बाकी है। तो अकॉर्डिंग टू नन ग्रामर आपको सिलेबस में लिखा गया होगा कि याद करना होता है आपको एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, OWS, इस तरह का बहुत सारे चीज को आपको कैटेगरी वाइज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया था। उसी में से आपका पहला टॉपिक आ गया एंटोनिम्स। समझिए होता क्या है, पहले आप समझिए कि एंटोनिम्स are the most important part of any competitive exams. This is the pattern of based on competitive exam. But today our examination controller or our Bihar board medium also apply this method on this 12th exam. So children, you have to ready for the face, anto, sino, OWS and extra etc. तो चलिए यहाँ से हम पहले समझते हैं आपका एंटोनिम्स के बारे में। Antonyms is also known as opposite word. You have to hear in the previous classes 9 or 10th, according to Hindi, विलोम शब्द, उल्टा शब्द। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हिंदी आपने पढ़ा होगा उल्टा शब्द, जिसको बोलते हैं विलोम शब्द। जैसे मान लो दिन का रात होता है, अमीर का गरीब होता है, लड़का का लड़की होता है। इस तरह से आपने बहुत सारे याद किए होंगे मीनिंग, बहुत सारे मीनिंग को पढ़ा होगा। बट टुडे इन योर इंटर क्लास एग्जाम यू हैव टू रीड एंटोनिम्स अकॉर्डिंग टू हिंदी। आपने हिंदी में जो पढ़ा सेम वही चीज आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा, जिसका क्या कहता है एंटोनिम्स, जैसे शॉर्ट में हम एंटो भी कहते हैं, ANTO। एंटोनिम्स इज ऑल्सो नोन एज अपोजिट वर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। सो एवरी मीनिंग इज जस्ट अपोजिट टू द सेम मीनिंग। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि उल्टा मीनिंग क्या होता है, अपोजिट क्या होता है। आपका जो पहला वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पहला वर्ड मीनिंग क्या आपका स्वीटेस्ट।
जो कि पोएट्री का एक पार्ट है। स्वीटेस्ट, स्वीट प्लस EST, स्वीट इज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एनी एडिटिव, बट स्वीटेस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एनी एडिटिव। तो चलिए पहले मैं बता दूं कि ये होता क्या है। तो चलिए आप समझें पर साइड में जरा, आपने पढ़ा होगा सिंपल तरीके से, एक सिंपल सा मीनिंग गुड। गुड का क्या बनाते हैं आप लोग जी? बेस्ट। मतलब गुड इज द PD फॉर्म, इट मीन्स पॉजिटिव डिग्री फॉर्म, और बेस्ट इज द SD मतलब सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म। एज लाइक अगर हम करते हैं इस तरह से SWEET, स्वीट प्लस EST इज नोन एज सुपरलेटिव डिग्री। आपका नया मीनिंग क्या बन गया? स्वीटेस्ट, यानी बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ज्यादा प्रिय। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हेडिंग कि राइट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन बट स्वीटेस्ट, देन माय आंसर इज सावरेस्ट, सावर खट्टा। और जिस सेंस में क्वेश्चन दिया गया आपको उसी सेंस में आंसर देना है। इफ योर गिवन क्वेश्चन इज स्वीट देन योर आंसर इज सावर, बट here your given question is sweetest then your answer is also सावरेस्ट। ओके, यानी आपको जिस रूप में, अगर नाउन ग्रुप में क्वेश्चन दिया गया है तो आंसर भी नाउन ग्रुप में देना होगा, अगर प्रोनाउन ग्रुप में है तो प्रोनाउन। इट मीन्स कि जिस तरह से क्वेश्चन आपका दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू दियर सेंस यू हैव टू अप्लाई द सेम प्रोसेस ऑफ दियर आंसर। ओके, तो आपका यहां दिया गया क्या? स्वीटेस्ट, आंसर क्या हो गया? सावरेस्ट। तो इस तरह से आप ध्यान दें कि किस तरह सेंटेंस को चुनना होता है और कैसे चीज बनाता है, और यही चीज आपको कॉम्पिटिटिव में भी आएगा। हाँ, जो उसका लेवल है थोड़ा हाई रहेगा, नए नए मीनिंग होंगे, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। आइए नंबर 2 देख रहे हैं क्या? यस्टरनाइट। आप यस्टरडे पढ़े होंगे। यस्टरडे इट मीन्स कि द प्रीवियस डे, यानी बीता हुआ डे, या कह सकते हैं लास्ट डे। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर आई हैव टू रीड यू टाइम एंड टेंस। According to time, I told you about yesternight, yesterday या yester plus time। तो yester plus time means yesterday night, मतलब previous night। तो previous night का क्या होगा? to night, मतलब आज की रात। तो यहाँ जो है the given antonyms of yesternight is known as to night। ओके, आइए नंबर 3 feeble, it means कमजोर। इट मीन्स कि इसका साइनो की बात करते हैं तो साइनो क्या होता है ये मैं आगे समझाऊंगा, फिलहाल समझ लें कि साइनो मीन्स साइनोनिम्स। इट मीन्स द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन मीनिंग, यानी दिए गए मीनिंग का सेम मीनिंग, समानार्थी मीनिंग क्या कहलाता है? साइनोनिम्स। और अपोजिट की बात करते हैं तो क्या कहलाता है आपका? एंटोनिम्स। तो आई होप दैट कि इस तरह से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके आंसर को बनाया जाता है। तो यहाँ आपका दिया गया है क्या? फिबल। तो फिबल का आपका आंसर क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से अगर आप 3, 4, 5 में से एक एवरेज लें कि आपको प्रत्येक क्लास में 3 एंटो या 3 साइनो आपको याद करना है, प्रत्येक चैप्टर में याद करना है, तो इस तरह से आपका वर्ड पावर का एक ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप में आपके बहुत सारे वर्ड मीनिंग ऐसे होंगे जिसको आप सुना नहीं होगा, लेकिन देखे नहीं होंगे, लेकिन आपको याद करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगा। तो इस तरह से आप आंसर को याद कर सकते हैं। तो ये था आपका आज के टॉपिक का फर्स्ट पार्ट। इट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो चुका था। तो आज मैंने क्या बताया आपको? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और साथ में 3 एंटोनिम्स। तो चलिए चलते हैं बैक पेज की ओर और बता दूं आपका कि आपका जो पहला पार्ट है यहाँ पर कौन सा, यहाँ देख रहे हैं पहला पार्ट आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसे मैंने कंप्लीट कर दिया। आई थिंक आप काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आपको नए नए बातों सीखने को मिल रहा होगा कि कैसे आंसर लिखना होता है, कैसे एंटो को याद करना होता है। तो चलिए इसी तरह से अब आ जाइए आज का दूसरा टॉपिक, जिसे मैंने क्या होता है? समरी। समरी जिसको हम बोलते हैं क्या? सारांश। चलिए क्या है जरा सारांश, जरा समझ लीजिए इसको। पहले साइड में यहां देखिए, यहां हम लिखते हैं सारांश। सारांश को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट में बढ़ता है जी? 2 पार्ट में। पहला पार्ट आपका हो गया सार, अब प्लस दूसरा जो पार्ट आपका हो गया अंश। सार का दूसरा हिंदी अगर हम कहते हैं तो कह सकते हैं कहानी, या इसी का दूसरा नाम होता है कथा। और प्लस अंश को अगर हम डिवाइड करते हैं तो किसी और तरीके से तो क्या होता है? भाग, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या? हिस्सा। इट मीन्स कि यू नो अबाउट सारांश, इट मीन्स समरी। तो
summary is known as the important part of any story or poetry. In हिंदी सार प्लस अंश, सार मतलब कहानी, कथा, अंश मतलब हिस्सा, यानी कहानी का, पोइट्री का वैसा हिस्सा जो कहानी पर आश्रित हो, जिस पर कहानी को बनाया गया हो, दैट इज नोन एज सारांश एंड इन इंग्लिश समरी. I repeat it. The important part of any poetry or any story is known as summary. Summary is the most important topic for the 12th exam because कि summary को आपको याद करना ही होगा, लेकिन याद करने से बेहतर क्या है कि आपको समझें. अगर आपके पास वर्ड पावर अच्छा है, थोड़ा ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आप आराम से किसी समरी को लिख सकते हैं. बस एक बात का ध्यान ये देना होगा कि अकॉर्डिंग टू द पोएट्री और स्टोरी, आपका जो कहानी का मेन थीम्स है, कविता का जो मेन थीम्स है, आप उसी को डिटेल्स करें, दैट इज नोन एज योर समरी. तो समरी कोई कड़ा चीज है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में हमेशा पूछता है और हर बार पूछा जाता है. तो आई होप दैट कि आप इसे अच्छे तरह समझें और लिखने की कोशिश करें कि कहानी का वह भाग जिस पर कहानी आश्रित हो. जैसे मैंने आपको पढ़ाया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका मेन पार्ट क्या है, लव लिरिक थीम्स है. यानी इस पार्ट्स में आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से पति पत्नी बीच में रिलेशन होता है. इट मीन्स कि हाउ टू शो यू द गुड रिलेशन एंड बिलीवेबल रिलेशनशिप बिटवीन ए हस्बैंड और ए वाइफ. ओके, दिस इज द थीम्स. लिखना कैसे होता है जरा समझें. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर कि इसका समरी कैसे होता है. आप यहां देखिए हेडिंग क्या दिख रहा है आपका, समरी. समरी का मतलब होता है सारांश, ठीक है ना. समरी मतलब सारांश. यहां देखें आपको जो समरी दिया गया है मैं उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं. समरी का मैंने अभी क्या होता है आपका हिंदी बताया आपका सारांश. सारांश क्या होता है जरा समझे. आप सारांश को या ऐसे समझे कि देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ एनी समरी. द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम एंड पोएट, and the second part is the main themes based on the story or poetry, and the third part of the conclusion of the story or poetry. Whole part, it means कि all three parts are combined and a set of three combines is known as a summary. आपको समरी 3 पार्ट में होना चाहिए. फर्स्ट पार्ट में लेखक या कवि और उस कविता का या कहानी का जो इंट्रोडक्शन है वो होना चाहिए. दूसरे पार्ट में कहानी या कविता का जो मेन थीम्स है वो किसी पर आश्रित है, क्या चीज पर आधारित है वो होना चाहिए, जो मेन कंटेंट होना चाहिए. और थर्ड पार्ट में आपका जो कहानी का या कविता का जब समरी लिख रहे हो तो कहानी का या कविता का जो कंक्लूजन हो, मतलब फाइनल निष्कर्ष हो, जो रिजल्ट हो वो होना चाहिए. तो इस 3 पार्ट में आप किसी समरी को पूरा कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम में और क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से चेंज कर सकता है. तो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी रहे, आपको समरी ही पूछता है. तो वो किस तरीके से रहता है जरा आप समझें यहाँ पर. सबसे पहले आप देखें नंबर 1 तरीके से मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया. ओके, कि राइट द समरी मतलब सारांश ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. यानी पहला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी लिखें. इसी क्वेश्चन को आप देखें यहाँ पर क्या दिया गया है, और मतलब या. इसका दूसरा मॉडल क्या रहेगा कि समराइज, ठीक है, समराइज द पोएम. तो समरी बोले या समराइज बोले बात एक ही है. या इस क्वेश्चन का थर्ड मॉडल जो और के रूप में हमें प्रस्तुत किया गया है वो देगा कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन, यानी दिए गए कविता का एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें, यानी संक्षिप्त नोट लिखें जिस पर कि आपका कहानी आश्रित हो या कविता आश्रित हो. ओके, तो क्वेश्चन आपके 3 तरीके से पूछा सकते हैं कि राइट द समरी या समराइज या क्रिटिकल एप्रिसिएशन. तो फाइनली समझ लें, पहला तरीका समरी, दूसरा तरीका समराइज और तीसरा क्रिटिकल एप्रिसिएशन. ऑल आर सेम बट राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट. चलिए यहां से आंसर देखें. मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि किसी भी कविता को या कहानी का 3 पार्ट होता है. पहला पार्ट में कविता, अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या कविता पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसका लेखक और कविता का थीम्स जो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन क्लास है, वो शो करना होगा, जिसमें आपका कवि का जन्म कब हुआ,
मृत्यु कब हुआ ये भी लिख सकते हैं, किस तरह का थे ये भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में आएंगे तो आगे मैं बताता हूँ। चलिए हम पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट का, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द समरी। ध्यान दें कि कैसे लिखना होता है। यहाँ देखिए आप आंसर में कर रहा है सबसे पहले कि जो कविता का नाम है आपको शो करना होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसलिए ताकि आप हाईलाइट कर सकें कि आप किस तरह का या कौन से कविता का समरी लिख रहे हैं। तो दिस इज द मेन पॉइंट टू स्टार्टिंग टू राइट ए समरी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर राइट द नेम ऑफ द पोएट्री इज इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको मैंने यहाँ पर देखें आप डबल इन्वर्ट कॉमा क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, हाईलाइट किया गया है। आप चाहें तो एग्जाम में किसी अलग रंग के पेन से, बट ओनली ब्लू और ब्लैक, नॉट रेड और ग्रीन और अदर कलर। ओके, ओनली ब्लू और ब्लैक। अगर आप आंसर लिख रहे हैं ब्लैक से तो आप ब्लू से अंडरलाइन करके इसको दर्शा सकते हैं, या अगर आप लिख रहे हैं ब्लू पेन से तो आप ब्लैक से अंडरलाइन करके दर्शा सकते हैं। तो दिस इज द सिंबल ऑफ या दिस इज द स्टाइल ऑफ हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप इस तरह से एग्जामिनर के मन पे अपना एक अच्छा इंप्रेशन आप बना सकते हैं। और कहा जाता है ना कि द फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, ये आपका सटीक सेट होगा। बस इंपॉर्टेंट पार्ट को आपको हाईलाइट करना होता है। ओके, चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव इज नॉट आई डू नॉट गो इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट लव लिरिक सॉन्ग्स ऑफ ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। आप अपने स्क्रीन पर मोबाइल पर ध्यान से इस पार्ट को देखें, उसको मैं बोल रहा हूँ उसे सुने और अपने कॉपी से अपने मोबाइल से या लैपटॉप से उसे मिलाएं। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट लव लिरिक, ध्यान दें लव लिरिक, इस पॉइंट पर याद रखना है, लव लिरिक सॉन्ग्स ऑफ ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो दी गई एक ऐसी प्यारी कविता है जो लव लिरिक आधारित है, जिसके लेखक जॉन डन है। या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता कौन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जॉन डन है, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, जिन्होंने एक लव लिरिक सॉन्ग को यहाँ पर बनाया है या कंपोज किया है। आगे देखें, कह ही वॉज बोर्न इन 1572 इन लंदन। ये आपको शो करना बेहतर रहेगा कि जॉन डन का जन्म लंदन में 1572 ईस्वी को हुआ। फिर कह रहा है कि आगे देखें, आगे यहाँ पर कह रहा है आपका कह रहा इट इज इन द कंजुगल स्ट्रेन ऑफ लव एंड थ्रोज कंसिडरेबल लाइट ऑन हिज वाइफ। कह रहा इन्होंने इस कविता के माध्यम से अपनी पत्नी और अपने मतलब कवि ने अपने और पत्नी के बीच में एक कंजुगेशन लव होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एज ए हस्बैंड और वाइफ, उसको शो किया है। तो यह था, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर समरी, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट एंड पोएम। क्या बताया गया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक ऐसा लव लिरिक पोएम है जिनकी रचना जॉन डन ने की। जॉन डन is also known as a metaphysical poet and the poet wants to show the conjugal love and faith with his life or wife. Okay, this is the first part. एंड चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। आप कहाँ देखें, सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो पैराग्राफ चेंज करने के बाद जो मेन पार्ट हमको लिखना है वो क्या है, थीम्स लिखना है, यानी कविता पर किस चीज़ पर आधारित है, इसका मेन कहानी का मुद्दा क्या है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर समरी। यहां लिखा गया है कि इन दिस पोएम, यानी इस कविता में, द पोएट हु इज गोइंग टू अंडरटेक। यहां देखें आपका जो हु दिया गया है, इसको समझे जरा ग्रामेटिकली पहले। हु, ऐसे तो हु मतलब होता है कौन, इंट्रोगेटिव के रूप में, बट इन द समरी हु इज यूज्ड एज ए प्रोनाउन। इस कविता के में जो आपको हु दिया गया है वो उसका हिंदी कौन नहीं होगा, बल्कि जो होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपको दिया गया हु, दिस इज नोन एज द पोएट। ये किस रूप में दिया गया है, एक पोएट के रूप में दिया गया है। तो ये प्रोनाउन आपका हो गया। तो ये सब सारे वर्ड्स जो है ग्रामेटिकली हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे समझना होगा, सीखना होगा कि कैसे कहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा हु इज गोइंग टू अंडरटेक
द कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी दूर यात्रा पर निकल जाना, लंबी यात्रा पर निकल जाना। इट मीन्स कि इस कविता में जॉन डन ने यह बताया है कि वह, मतलब कौन, खुद जॉन डन एक लंबी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। वो लंबी यात्रा पर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखते हैं इसका अगला टॉपिक यहां से। फिर कह रहा है कि देखें यहाँ पर, उसके बाद कि ही इज यू रिहर्सिंग टू, सॉरी यहाँ देखें, ये जो आपका पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके, इसको डिलीट मैं कर देता हूँ। कह रहा है रिहर्सलिंग मतलब प्रैक्टिस करना, दोहराना। टू लिव सेपरेटली फॉर सम टाइम्स इन हिज फॉर्म ऑफ ए ट्रिप, यहाँ देखें, कह रहा है सम टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप। वो चाहते हैं, मतलब इस तरह वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे कुछ समय के तक अपने यात्रा पर बिना पत्नी के किस तरह से रहते हैं। इट मीन्स कि समझें, इस पॉइंट को ध्यान दें कि दिस इज द मेन टॉपिक और मेन थीम्स ऑफ दिस पोएट्री। कह रहा है कि द पोएट जॉन डन वांट्स टू गो फॉर ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप विदाउट हिज वाइफ बिकॉज ही वांट्स टू लिव अलोन समटाइम्स एंड हिज वाइफ ऑल्सो मोटिवेटेड फॉर हिज लॉन्ग जर्नी। वो चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी से कुछ समय के लिए किसी लंबी यात्रा पर चले जाएं, ताकि उसकी पत्नी भी खुद अकेले रह सके और पति भी खुद अकेले रह सके, और दोनों इस बात को फील कर सकें कि अकेले किस तरह से जीवन बिताना है। बिकॉज कि मैंने आपको पढ़ाया शॉर्ट क्वेश्चन में कि डेथ इज फिक्स फॉर एवरीवन एंड वन डे एवरी मैन विल डाई टू द टाइम। तो लेखक जानते हैं कि कभी न कभी वो मर जाएंगे, तो उस समय क्या होगा, पत्नी अकेले हो जाएगी, या फिर हो सकता है पत्नी अगर मर जाएगी तो वो अकेले हो जाएंगे। इन बोथ केसेस दे वांटेड टू मोटिवेट हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मर गया, तो कैसे मेरी पत्नी अकेले रह पाएगी, उसी का वो रिहर्सल कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर उसकी पत्नी मर जाती है तो वो अकेले कैसे रह पाएंगे, इस बात की भी रिहर्सल कर रहे हैं। दिस इज द मेन थीम्स ऑफ दिस पोएट्री। आगे यहां कह रहा है कि बिकॉज, ठीक है, कह रहा है बिकॉज द डेथ विल पार्ट, कह रहा है ना, द डेथ विल पार्ट देम अवे इन द एंड। यानी यहां पर जो आपका पार्ट हो गया वो हिस्सा या भाग नहीं हुआ, वो क्या हो गया, अलग करना, बिछड़ जाना या जुदा होना। वो कह रहे हैं कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है, मीन्स कि डेथ इज द ओनली वन ट्रूथ। It knows that one day every person will die and part with his relationship। यानी मौत ही एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सत्य है जो हर किसी के साथ आना है, और अंत में मरने के बाद लोग अपने रिलेशनशिप से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। इसी बात को यहाँ पर वो बताते हैं। नंबर आगे देखें, फिर कह रहा है कि he adds that their सेपरेशन मतलब अलग होना, विभाजित होना, इज शॉर्ट बिकम द टाइम पासिस फास्ट विथ इट्स विंग। वो कहते हैं, मतलब अपनी पत्नी को, अपने पति को समझाते हैं कि समय क्या है, निरंतर अपने गति से चलते रहता है, समय बहुत तेजी से बीतता है, इसलिए तुम मेरी परवाह मत करो, मेरी चिंता मत करो, क्योंकि शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत कम समय में मैं उस कॉन्टिनेंटल ट्रिप से, उस एक्सपीडियस जर्नी से वापस लौट के तुम्हारे पास आऊँगा। यानी वो हर तरीके से अपनी वाइफ के माइंड को वॉश कर रहा है, उसे मोटिवेट कर रहा है कि किस तरह से वो कुछ समय के लिए तुमसे दूर जा रहा है, और मौत एक ऐसा सत्य घटना है जो आज न कल आएगा और हम दोनों को अलग कर देगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एंड यू ऑल्सो वांट टू लिव अलोन मी, बिकॉज कि तुम मेरे बिना जीना सीख लो, इस बात को वो समझाने की कोशिश करते हैं। फिर कह रहे हैं कि ही विल रिटर्न, वह जल्द लौटेंगे, टू हर शुन, कह रहा वो बहुत जल्द आप ही के पास लौटेंगे। इट मीन्स कि जॉन डन अपनी पत्नी को ये समझा रहे हैं कि कम समय के बाद या शॉर्ट ऑफ टाइम मैं लौट करके वापस तुम्हारे पास ही आऊँगा। फिर कह रहा देयरफॉर, इसलिए शी शुड नॉट, ओके, शी शुड नॉट माइंड फॉर इट, इसलिए वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि इसलिए तुम क्या करो, मेरी परवाह मत करो, मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं वापस लौट के तुम्हारे पास ही आऊँगा। जैसे आप सुनते हैं ना, एक कहावत कहते हैं कि सुबह में जब कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए
दाने चुनने आती है, खाना के तलाश में आती है, तो दिन भर वो कहीं भटके, शाम को अपने घर घोंसले में ही आती है, अपने घर पे ही आती है। उसी तरह से कवि यहाँ पर समझाते हैं कि मैं जिस लंबी ट्रिप पर जा रहा हूँ, जिस यात्रा पर जा रहा हूँ, एक दिन लौट के, बहुत जल्दी लौट के मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। बिकॉज माई लव इज ओनली फॉर यू। आगे देखें, कह रहा है कि बट, हाँ यहाँ पर जाए, कह रहा बट हिज वाइफ लव्स हिम वेरी मच, क्योंकि उसकी पत्नी भी जो है ना उससे बहुत प्यार करती है। इसी कारण वो क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी लौट के वापस आऊँगा। शी केयर्स, यहाँ देखें ये जो यहाँ पर सी आया आपके है, ये सी आया है उसकी पत्नी के लिए, जिसके बारे में स्वीटेस्ट लव कहा गया है। कह रहा सी केयर्स फॉर द पोएट, वह अपने पति का मतलब पोएट का बहुत ज़्यादा फिक्र करती है, केयर करती है, यानी उसके क्या बहुत ध्यान देती है, बहुत परवाह करती है। इफ सी लव्स हिम, देखिए ध्यान दें, आपका ये टर्म का क्या गया जी, टाइम एंड टेस्ट का टर्म, जो मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस। ओके, यू हैव टू रिमेंबर कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इफ और व्हेन, देन वी ऑलवेज यूज V1 और V5 फॉर्म। आपको याद होगा, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ इफ दिया गया है और अकॉर्डिंग टू सी आपका जो दिया गया है लव्स, यहाँ किस रूप में आपका आ गया, V5 के रूप में। दिस इज नोन एज कंडीशनल सेंटेंस। कह रहा यदि वह उसे प्यार करती, कह रहा एज मच एज द ही सेज, यानी वह जितना प्यार करती है, यदि वह जितना प्यार करती है उसे अपने शब्दों में, अपने प्यार में, अपने भाषा में वो कवि को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर समरी। तो सेकेंड पार्ट में मैंने क्या देखा कि किस तरह से कवि, इट मीन्स की एज ए हस्बैंड ए वाइफ को और एक वाइफ एज ए हस्बैंड को किस रूप में आपस में मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसमें फाइनली समझ लीजिए कि फाइनली ये बोला गया कवि जॉन के द्वारा कि मैं जिस लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ वो सिर्फ एक रिहर्सल है तुमसे दूर रहने का, ताकि अगर मैं मृत्यु के गोद में समा जाऊँ तो तुम अकेले रह सको, मेरे बगैर जिंदगी जी सको। इन केस अगर तुम मर जाओ तो मैं अकेले रह सकूं। फिर बोलते हैं कि मेरा जो प्यार है वो ओनली फॉर यू एंड आई विल कम बैक सून टू योर, मैं तुम्हारे पास ही लौट के वापस आऊँगा। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि जो पत्नी है वो अपने पति से इतना प्यार करती है कि वो एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी उसे बिछड़ना नहीं चाहती है। देन द पोएट सेज दैट कि डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड इट इज द लास्ट सेपरेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप। तो इस तरह से आपके पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मेन थीम्स को ही शो करना है। अब आइए एक लास्ट थीम जो यहाँ पर दिया गया है, कंक्लूजन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि समरी का जो लास्ट पार्ट होता है, थर्ड पार्ट कहलाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष, यानी फाइनल उसका रिजल्ट आना है क्या। जो यहाँ कह रहा है कि द पोएम इज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लवर्स मूड एंड हिज प्योर हर्ट। कह रहा है इस कविता में जॉन डन ने अपने प्रेमिका के प्रति, अपने पत्नी के प्रति एक सच्चा प्यार, एक सच्चा विश्वास को प्रस्तुत किया है अपने तरीके से। It means that the poet John Donne wants to show the true and the heartly relationship with his wife. He says, "You are my love and life, and I want to live only for you, and my every blood of drop only for you." आगे देखें, the poet celebrates the power of the true. वो जानते हैं कि सच्चे प्यार की ताकत क्या होता है, सच्चे प्यार में कितनी शक्ति होती है कि वो यमराज से भी अपने पति को मांग लाती है, छीन लाती है। उसी पावर की बात यहाँ पर कवि ने अपने तरीके से बताया है। फिर कह रहा है कि ट्रू लव हो गया आपका, कह रहा है शो, इसलिए द पोएम इज ए लव लिरिक पोएम, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो पोएम है एक लिरिकल पोएम है, एक लव लिरिकल पोएम है, जिसमें कवि अपने प्यार, विश्वास और भरोसे की बात को बताता है। एक लास्ट लाइन आ जाइए, यहाँ कह रहा है इट एक्सप्रेसेस, मतलब प्रस्तुत करना, व्यक्त करना या दिखलाना। इट एक्सप्रेसेस द हार्ट टचिंग लव फॉर हिज वाइफ। इट मीन्स के फाइनल में क्या निकला कंक्लूजन कि जॉन डन ने यह बताया है कि कैसे वह किस तरीके से एक ऐसा हार्ट टचिंग, मतलब क्या दिल को छूने वाली एक लव लिरिक पोएम है, जिसमें उसने अपने पत्नी के सच्चे प्यार, सच्चे विश्वास और सच्चे भरोसे की बात की है। तो इस तरह से आपका जो समरी है वो आपका कंप्लीट हो गया। और साथ ही साथ समरी के साथ साथ आपका जो टॉपिक है लेसन 1, कौन, पोएट्री का लेसन 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो भी क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो आई होप दैट बच्चों कि आज का वीडियो
आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है, समरी कैसे लिखना है, ये आपने सीख लिया। और सेम यही प्रोसेस आपका सारे अगले टॉपिक्स जो आने वाले हैं बुक में, चाहे वो स्टोरी हो या पोइट्री हो, उसमें आपको सीखना ही होगा। तो चलिए आज का क्लास तो अब यहीं तक रुका जाता है। आपका ये जो हो गया टॉपिक 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो क्लियर। कल क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं उसको जरा शॉर्ट समरी बताता हूँ कि कल के क्लास में रेनबो पार्ट 2 यानी बुक के अनुसार आपका स्टोरी का लेसन 1, ओके, स्टोरी का लेसन 1 जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी, वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दिल थाम के बैठें, कल के लिए मैं फिर से आऊँगा एक नए जोश नए जुनून के साथ। जब तक के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका दोनों पार्ट स्टार्ट हो चुका है, 11th का भी 12th का भी, बुक और ग्रामर दोनों, इट मीन्स लिटरेचर और ग्रामर दोनों हो चुका है। तो आई होप दैट कि आपने एंजॉय किया, कुछ नया सीखा, और कुछ नए चीज़ सीखने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें और कल का वीडियो देखना ना भूलें। जब तक के लिए दैट्स अ ऑल एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।